भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए। हिंदी वर्णमाला से आपका चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने स्वर और व्यंजन दोनों डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण और वही हम देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत पहला प्रकार आता है आपका घोष तत्व के आधार पर। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है काफ़ी अघोष और सघोष के बारे में। तो अघोष में वो व्यंजन रखे जाते हैं जिनमें उच्चारण करते हुए जिनको स्वर तंत्रियां हमारी कंपन नहीं करती। ठीक है, यानी जैसे कि आप इसका उच्चारण करेंगे कै और खे का, तो कै और खे यानी सिंपल ही बोल पाते हैं, इनमें कोई हमारा कंपन नहीं होता। तो इस प्रकार के जो वर्ण आते हैं वो आते हैं अघोष में। और जब हमारी स्वर तंत्रियां जिनको उच्चारण करते हुए कंपन करती हैं वो कहलाते हैं कौन से, घोष या सघोष। तो अब इनको दो भागों में जैसे डिवाइड किया गया है, तो जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये 25। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजनों के पहले दो वर्ण यानी फर्स्ट और सेकंड ये तो आएंगे अघोष की कैटेगरी में, और जो बाकी बचे तीन हैं गे, घे और लै, जब हम इनको उच्चारित करेंगे, आप उच्चारण करके देखिएगा गे, घे, तो इनमें एक कंपन होता है और उसी कंपन की वजह से ये घोष या सघोष में रखे जाते हैं ना। तो ये यहां तक कि अगर हम बात करें तो ये स्पर्शी व्यंजन हमारे कहलाते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन में लास्ट के तीन सघोष और फर्स्ट टू किसमें, अघोष में आते हैं ना। यहां तक की अगर हम बात करें तो स्पर्शी व्यंजन की, तो ये स्पर्शी व्यंजन की बात हो जाती है यहां पर। अब आते हैं आपके ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन में तीन व्यंजन आपके ऐसे हैं शे, 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 ये तो आएंगे अघोष की कैटेगरी में, यानी इनको हम अघोष मानते हैं। और एक है जो बचा हुआ है आपका, जिसको मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है, ये कहलाता है सघोष। ठीक है, अब आती है बात अंतस्थ की, ये रे ले वे, तो चारों के चारों ये हमारे सघोष व्यंजन होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो कोई भी अगर ऑप्शन देगा तो ये चारों अगर कहीं भी होंगे तो ये सघोष में ही आते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका अन्य सभी का मतलब ये है कि चाहे वो आप संयुक्त व्यंजन हो या द्विगुण व्यंजन हो, वो सभी सघोष की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अन्य सभी यानी ये केवल अघोष में आएंगे। ये जो आपके दिए हुए हैं पूरे स्पर्शी व्यंजन के पहले दो वर्ण और ये वाले ऊष्मीय व्यंजन के तीन वर्ण, ये अघोष में है, अन्य सभी सघोष की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हो गई बात अघोष की और सघोष की। ठीक है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है इसका सेकंड, प्राण तत्व के आधार पर। तो प्राण तत्व के आधार पर हमारा जो डिवाइडेशन हुआ है, यानी जो हमने व्यंजनों को बांटा है वो इस प्रकार से बांटते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है तो उसको तो हम बोलते हैं महाप्राण, और जिसमें कम वायु निकलती है उसमें हम बोलते हैं अल्पप्राण। वो किस प्रकार से हम बांटते हैं देखिएगा, ये आपके स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, तो उनका जो पहला कॉलम होगा, जो पहला व्यंजन होगा सारे रो का यानी सभी वर्गों का पहला व्यंजन वो अल्पप्राण होगा। सेकंड क्या होगा, महाप्राण। तृतीय क्या होगा, अल्पप्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्पप्राण। इसी प्रकार से सारे व्यंजन यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ कि पहला अल्पप्राण, उसके बाद महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। जब आप इनका उच्चारण करके देखेंगे तो जब ये कै का उच्चारण करेंगे कै, तो हमारे मुख से उतनी वायु नहीं निकलती जितना हम अगर खे का इस उच्चारण करेंगे खे, यानी खे, तो जब हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलेगी कै की अपेक्षा। ठीक है, तो ये बात आप ये उच्चारण करके आप खुद भी देख सकते हैं, जब गै का करेंगे तो इतनी वायु नहीं निकलेगी, लेकिन जब घै का करेंगे तो वायु अधिक निकलती है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अघोष और सघोष यहाँ तक क्लियर हो गया था कि पहले दो और बाद के तीन। ठीक है, और यहाँ पर एक कॉलम ऐसे कॉलम में डिवाइड करके आप याद रख सकते हैं कि पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा फिर अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अब स्पर्शी व्यंजन की। अब बात आती है किसकी, ऊष्मीय व्यंजन की। जितने भी हमारे ऊष्मीय व्यंजन हैं चारों के चारों शे, शे, शे है, वो सारे महाप्राण में आते हैं। ठीक है, महाप्राण में ही आते हैं सारे ऊष्मीय व्यंजन। लेकिन यहाँ पर हमारे सारे अंतस्थ व्यंजन किस में आते थे, घोष में या सघोष में। ठीक है, अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण में आएंगे और ऊष्मीय व्यंजन महाप्राण में आएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज मिस थी कि बस हमारा है अलग हो रहा था, अदरवाइज अलग अलग हो जाते ये यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर आसानी रहेगी। यहाँ पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि तीन ऊष्मीय व्यंजन तो अघोष हैं और एक हमारा सघोष है। कौन सा है, जिसको काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऊष्मीय व्यंजन हो गए हमारे महाप्राण और अंतस्थ व्यंजन हो गए हमारे अल्पप्राण।
इसमें अन्य सभी किसमें लिखा है, अल्पप्राण में, यानी इनके अलावा जितने भी व्यंजन हैं, चाहे वो संयुक्त व्यंजन हो आपके या द्विगुण व्यंजन हो, कोई से भी इसके अलावा व्यंजन होते हैं तो वो सभी किसमें आएंगे, अल्पप्राण की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके बाद में बात करूं आपसे तो एक प्रकार और होता है इनका जो मोस्टली बुकों में दिया हुआ भी नहीं होता है, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम अभी एक पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें ये क्वेश्चन आया था इस प्रकार से, क्या था वो कि ये आपका होता है ना, देखिएगा, संयुक्त अक्षरों के उच्चारण के आधार पर पहला आता है, इसमें पहला प्रकार इसमें आता है संयुक्त ध्वनि। ठीक है, अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, मैं इसका एक क्वेश्चन आपको लास्ट में दे दूंगा कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन आया था। तो संयुक्त ध्वनि से हमारा तात्पर्य ये है कि जब दो व्यंजन मिलकर एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं या एक स्वर के सहारे लिखे जाते हैं तो वो संयुक्त ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम बोल दे प्राण या फिर प्रकाश, एक आता है आपका किलांत। इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, संयुक्त ध्वनि में बोले जाते हैं ना। इनसे हमारा हम इसको कैसे पहचानेंगे कि देखिए पहले ही यानी शब्द, किसी भी शब्द के शुरुआत में क्या दिया हुआ होगा, एक वर्ण हमारा आधा और एक पूरा दोनों दिए हुए होंगे, तो वो किस प्रकार के वर्ण होते हैं, संयुक्त ध्वनि कहलाते हैं। और उसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने भी ये इस प्रकार के शब्द होते हैं ये सभी तत्सम शब्द में ज्यादातर आते हैं, तद्भव में उतना इनका उपयोग नहीं होता है ना। तो यानी संयुक्त ध्वनि किस में यूज होती है, संयुक्त ध्वनि का प्रयोग हम तत्सम शब्दों में ज्यादा करते हैं। ठीक है, समझ पाए। इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे इनसे हमारा तात्पर्य ये है कि यहाँ पर क्या है, रे और पे, लेकिन यहाँ पर जो व्यंजन है ये तो है आपका आधा, ये पूरा है, तो इसके साथ एक स्वर जुड़ा हुआ होगा, कौन सा, रा। ठीक है, इस प्रकार से जब हम इसको अलग करेंगे तो ये इस प्रकार से निकलेगा। तो हमारा तात्पर्य ये है कि जब हम कहते हैं ना कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्वर है और दो व्यंजनों को वो अपने ऊपर लिए हुए हैं। ठीक है, तो यानी दो व्यंजनों का सहारा बने हुए हैं स्वर, तो इस प्रकार की ध्वनि को हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट आती है आपकी संप्रक्त ध्वनि। संप्रक्त ध्वनि, इस प्रकार की ध्वनि में क्या होता है, कोई भी दो व्यंजन एक व्यंजन की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यानी कोई भी दो व्यंजन होंगे वो एक व्यंजन की सहायता से जुड़े हुए होंगे, तो इस प्रकार की ध्वनि को क्या कहते हैं, संप्रक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं संप्रक्त ध्वनि की, कंबल, तो कंबल में क्या दिया हुआ है, आधा मैं जो यहां पर दिया हुआ है, इस आधे मैंने एक तो कै को भी जोड़ रखा है और यहाँ पर इधर बै को भी जोड़ रखा है। यानी हम इसको सीधे सीधे समझने की बात ये है, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब भी कोई आधा वर्ण बीच में आता है तो वो सारी ध्वनि क्या होती है, संप्रक्त ध्वनि होती है, और आधा वर्ण अगर आरंभ में आएगा तो संयुक्त ध्वनि होती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि से हमारा तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यंजन का द्वित्व हो जाता है, द्वित्व आप समझ रहे हैं, इसमें आता भी है आपके एग्जाम में ये शब्द द्वित्व व्यंजन। तो जब यहां पर कोई व्यंजन द्वित्व हो जाता है तो वो जो ध्वनि बनती है वो बनती है युग्मक ध्वनि। जैसे कि मैं आपसे कहूं उज्ज्वल या प्रसन्नता, द्वित्व से मेरा तात्पर्य यह है यहाँ पर कि जब भी कोई वर्ण दो बार आता है, चाहे वो आधा और पूरा है या आधा आधा है, यानी दो बार उसकी आवृत्ति होती है, तो इस प्रकार के व्यंजन क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन। यानी द्वित्व आना उनका क्या कहलाता है, यानी बार बार आवृत्ति होना, दो बार उनकी आवृत्ति हो जाना क्या कहलाता है, द्वित्व कहलाता है। तो इस प्रकार की जो ध्वनि होती है वो किस में आती है,
युग्मक ध्वनि में आती है, ठीक है। तो अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष, सघोष तो ये मोस्टली बुकों में दिया हुआ भी है, लेकिन ये जो संयुक्त, संपृक्त और युग्मक ये ज़्यादातर बुकों में नहीं है और इनसे क्वेश्चन आया हुआ भी है और इसलिए मैंने ये आपको बताया, ठीक है। इसका मैं क्वेश्चन आपको लास्ट में करा दूंगा एक, ठीक है। तो आशा करता हूँ अभी तक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। संयुक्त ध्वनि 2 व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। संपृक्त ध्वनि जब 2 व्यंजन एक व्यंजन से कनेक्ट होते हैं, यानी एक व्यंजन उनको दोनों को जोड़ के रखता है, यानी आधा व्यंजन उसका बीच में आता है दोनों के, जैसे मैंने बताया था कंबल। और युग्मक ध्वनि जब किसी व्यंजन का द्वित्व आता है, यानी 2 बार उसकी आवृत्ति होती है, तो इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? युग्मक ध्वनि या युग्मक व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो मोस्टली आपके बुकों में तो नहीं मिलती, लेकिन उनसे काफ़ी कुछ आपको परीक्षा में हेल्प मिल जाएगी और कुछ हो सकता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। देखिए, अगर एक तो मैं बात करूंगा आपसे अक्षर की। अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बद्धाक्षर, ठीक है, बद्धाक्षर, और दूसरा होता है मुक्ताक्षर। अब दोनों में अंतर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे? बद्धाक्षर वो होता है जिनके अंत में क्या आता है? एक व्यंजन आता है। बद्धाक्षर क्या होता है? जिन शब्दों के लास्ट में यानी अंत में एक व्यंजन आता है, तो वो होते हैं बद्धाक्षर, और जिनके अंत में एक स्वर आता है, तो वो होते हैं मुक्ताक्षर। कैसे? जैसे मैं बात करूं, आप, नाम, एक, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे वो किसमें, जो अक्षर होते हैं ये होते हैं बृद्धाक्षर। और मुक्ताक्षर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से होंगे? जा, खा, गा, गी, इस प्रकार के जितने भी अक्षर होते हैं वो किस में आते हैं? मुक्ताक्षर में आते हैं। यानी जिन अक्षरों के बीच में लास्ट में क्या होगा? व्यंजन होगा तो बद्धाक्षर, और स्वर होगा तो मुक्ताक्षर। यानी 2 प्रकार के यहाँ पर अक्षर होते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछेगा कि मुक्ताक्षर क्या होता है, तो आप ये सोचोगे, अगर आपको नहीं पता है कि ये मुक्ताक्षर होता क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बुकों में है भी नहीं, है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कभी कभी एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता, वो कहाँ से क्वेश्चन अभी रख रहा है, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि बता देना चाहिए कि मुक्ताक्षर कैसे पहचानोगे। अगर आपको दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए उसमें, और उसमें पूछ लिया कि आपसे कि इसमें से मुक्ताक्षर कौन सा है, जब आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? तो मुक्ताक्षर कौन से होते हैं? जिनके अंत में क्या आता है? स्वर आता है। और बद्धाक्षर क्या होते हैं? बद्धाक्षर वे होते हैं जिनके अंत में व्यंजन आता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब एक देखते हैं, एक चीज़ और थोड़ी सी डिस्कस करने से रह गई थी, हमारे आगत व्यंजन। यानी आपने देखा होगा कि कुछ व्यंजनों के नीचे बिंदी इस प्रकार से दी हुई होती है। जैसे मैं कहूँ कलम, तो ये यहाँ पर लिख देंगे, और ये जिंदगी ना लिखकर वो यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं, इसका बोल देते हैं ऐसे जिंदगी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, यानी जो इस प्रकार के व्यंजनों को हम यूज करते हैं, कुछ लोगों ने इस प्रकार के शब्दों को मतलब वर्णों को या व्यंजनों को हिंदी में लाने की चेष्टा करी थी, ठीक है, कि हिंदी में ये वाली जो भाषा है वो लानी चाहिए, लेकिन ये होते हैं अरबी और फारसी। तो हमारे जो हिंदी के साहित्यकार रहे हैं या कुछ विद्वान रहे हैं, जैसे कि किशोरीदास बाजपेयी हो गए, टंडन जी हो गए, या काशी नागरिक प्रचारणी सभा में भी इस चीज़ को नकार दिया गया कि इस प्रकार की कोई भी भाषा अब हिंदी में नहीं आएगी। यानी जब इन चीज़ों का कोई यूज ही नहीं है, जब हम जिंदगी बिना इस बिंदु के भी पढ़ सकते हैं, तो इनको लाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि हमारी हिंदी भाषा ही में ही ये शब्द बोले जाएंगे, इनको हिंदी में शामिल करने की या सम्मिलित करने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया, चाहे वो हिंदी साहित्य सम्मेलन हो या काशी नागरिक में जो प्रचारणी सभा होती है वो हो, या फिर जो हमारे कुछ विद्वान रहे हैं उन्होंने भी इस चीज़ को नकार दिया कि ये व्यंजन हिंदी भाषा में सम्मिलित नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो व्यंजन है ये हिंदी भाषा में नहीं आते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये अरबी फारसी भाषा में बोले जाते हैं, इनका यूज हिंदी में कर लेते हैं, लेकिन अभी हिंदी में ये शामिल नहीं किए गए, ठीक है। देखिए, बात करते हैं अब रे का प्रयोग।
आज ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं वर्णमाला का, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। रे का प्रयोग, तो रे का प्रयोग बहुत सारी तरीके से होता है, जैसे आपको दिया हुआ होता है। अगर मैं बात करूं कार्य में ऊपर आ गया, और प्रकाश में देखिए इस प्रकार से हो गया, ये हो जाता है व्रत। और कोई एक तरीके से और होता है जैसे कि राष्ट्र। तो ये 3-4 तरीके से रे का प्रयोग आपसे कराया जाता है, और आपको ये पता नहीं होता कि ये प्रयोग ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रयोग ऐसा क्यों हो रहा है। या मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर रे से रहित, जिसमें रे का प्रयोग ना हुआ हो, वो जो शब्द है वो कौन सा है। तो देखो अगर हम इसको अलग करें तो किस प्रकार से लिखेंगे, बे ऋ आपका पूरा आएगा और ते ए, तो ये हो जाता है आपका व्रत। यानी ये जो है वो रे नहीं है, वो ऋ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब हम इस प्रकार से कोई शब्द लिखते हैं, यानी जब इस प्रकार से लगाते हैं, तो ये रे नहीं होता, ये ऋ होता है। ठीक है, तो ये बात तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब आती है बात इन तीनों की। देखिए जो ये ऊपर वाला जो आपका होता है रे, इसको हम हिंदी वर्णमाला में बोलते हैं क्या, यहां पर देखो, अब क्लियर कर लेते हैं। रे का रेफ प्रयोग, रेफ प्रयोग हम इसको इसलिए बोलते हैं, आपने देखा होगा ये कार्य, यानी जब भी रे ऊपर आएगा, जब भी रे ऊपर आएगा तो ये समझ लीजिएगा कि वो रे आधा है। जब भी रे ऊपर होगा तब भी आप समझने का प्रयास करिए कि जब हम चल रहे होते हैं और हमारे साथ एक बच्चा चल रहा है, और चलते चलते अगर कौन थकेगा पहले, भाई पहले तो बच्चा ही थकेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, अपने ऊपर बैठा के आगे को बढ़ेंगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा अपने ऊपर अपने से छोटे को बैठाया जाता है, बड़ा कभी भी छोटे के ऊपर नहीं बैठता। तो यही इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी है कि जो चीज़ ऊपर है, अगर रे ऊपर है तो रे छोटा है, अगर रे यहाँ पर है नीचे तो ये समझ लीजिएगा कि रे यहाँ पर पूरा है और पे आधा है, यानी पे छोटा है और रे बड़ा है। तो जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु ऊपर होगी तो वो हमेशा छोटी ही होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि रे का रे प्रयोग के नाम से इसको जाना जाता है जब रे ऊपर आता है, और इसका जो उच्चारण होगा वो जिसके ऊपर आएगा उससे पहले होता है कि का। अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, के आ रे ये और ए। ठीक है, तो ये जो रे आएगा ऊपर से, लेकिन जब पीछे हटेगा तो ये कहाँ आएगा, जिस व्यंजन के ऊपर होता है उससे पहले आता है, अगर हम इसको वर्ण विच्छेद में देखते हैं तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर रे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेफ प्रयोग। यानी रे का रेफ प्रयोग किस प्रकार करते हैं, हम इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, या रे का रेफ रूप जो होता है वो ऊपर से होता है। अब आता है नेक्स्ट, रे का पदेन रूप। रे का पदेन रूप हो सकता है ये आपको ज़्यादातर बुकों में ना मिले, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, तो जब रे इस प्रकार से आता है, जैसे ये आपका प्रकाश या प्राण, यानी जब इस प्रकार से आपका क्या आएगा, रे आएगा, या फिर मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको ये बताया था, ये सभी क्या आते हैं, रे का पदेन रूप होता है। पदेन अर्थात उसके पदों में, यानी चरणों में या पैरों में। ठीक है, यहाँ पर जो पदेन से हमारा तात्पर्य है वो पैरों से है, कि जब रे पैरों में आएगा तो उसका किस प्रकार से हम वर्ण विच्छेद करेंगे या किस प्रकार से हम उसका उच्चारण करेंगे, वो यहाँ पर देख लेते हैं। जब भी मैंने आपको बताया है कि जब जो चीज़ नीचे होगी वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, और जो ऊपर होगी वो छोटी होगी। तो अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो ये आ जाएगा पे आपका आधा, यानी हलंत लगाने से हमारा ये आपको पता होगा कि जब हम किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगा देते हैं तो वो क्या मान लिया जाता है, वो आधा मान लिया जाता है ना। तो ये आपका पे हो गया हलंत के साथ आधा, इसके साथ में क्या है, रे ये आ गया, रे रहेगा पूरा। तो जब पूरा कब होता है, जब उसके साथ में कोई स्वर होता है, तो स्वर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका के, और के के साथ कौन सा व्यंजन है, आ, ये हलंत यहाँ पर भी बिल्कुल लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका सा, और सा के साथ में ये ऑटोमेटिकली कौन सा ऐड हो जाता है, स्वर ए। तो इस प्रकार से हम प्रकाश को लिखते हैं जब हम वर्ण विच्छेद यहाँ पर करेंगे। अब बात आती है कि ये इस प्रकार से क्यों लगाया जाता है।
इस प्रकार से क्यों लगाया जाता है। रे का पदेन जो रूप होता है उसमें इसमें या इसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए जो इस प्रकार से हम रे का प्रयोग करते हैं वो केवल और केवल इस वाली लाइन के लिए करते हैं, यानी जो गोलाकार होते हैं हमारे व्यंजन उनके लिए करते हैं। क्योंकि अगर हम जैसे बोल दें ट्रक है, अगर हम इसमें इस प्रकार से ही करें जैसे हम इसमें करते थे प्रकाश में, अगर हम इसकी तरह करें तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है हमारी शेप बदल सकती है और इसमें शब्द में अशुद्धता आ सकती है। इसके लिए हमने क्या किया, हमारे विद्वानों ने जो गोलाई के जो वर्ण हैं जितने भी उनके लिए रे को इस प्रकार से प्रयोग करने की सलाह दी, यानी इस प्रकार से प्रयोग में बताया गया है। इसलिए जो है हम इसका प्रयोग केवल और केवल इनके लिए करते हैं, केवल इन 4 वर्णों के लिए। ठीक है, तो ये जो इनका उच्चारण है या इनके जो बोलने की या वर्ण विच्छेद की जो बात आती है तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। जैसे अगर मैं कहूँ ट्रक का वर्ण विच्छेद करें तो वो क्या होगा, मैंने आपसे बताया है कि जो नीचे है वो पूरा होगा। तो पहले अगर हम करें टे तो इसमें हलंत आ गया, अगर देखो हलंत आ गया तो समझ लीजिएगा टे आधा है। ठीक है, आता है रे, रे पूरा होगा, इसमें हलंत लगाकर यहाँ पर व्यंजन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है व्यंजन आपका का, और का में भी हमने हलंत लगा दिया तो इसे हो गया स्वर इससे अलग। ठीक है, तो ये आपका ट्रक हो गया। अगर हम वर्ण विच्छेद की बात करते हैं तो ये आप समझ पाए कि रे का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। और ये शब्द क्या आपने पढ़े थे ये कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। रे का रे प्रयोग किस प्रकार से होता है, रे का रे प्रूफ जब रे ऊपर होता है और जब ऊपर होगा तो वो रे आधा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका रे का पदेन रूप। पदेन रूप होता है जो रे पैरों में लगा हुआ होता है किसी भी वर्ण के। ठीक है, तो ये तो आ गए आपके रे वाले। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें उच्चारण की तो उच्चारण में इतनी गलती करते हैं हम लोग आजकल। अगर देखो जैसे बे की बात है, वे और वे, बे, अगर हम इसकी बात करें बे की तो ये किससे बोला जाता है, ये बोला जाता है दंतोष्ठ्य यानी दांत और होठों की सहायता से। अगर हम इस बे की बात करें तो ये केवल और केवल ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। अंतर कितना आता है, अगर मैं कहूं ये बास है, वास है तो वास, और अगर इसको ऐसे बोल दूं बास जैसे कि हम नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर संस्कृत की बात करें, संस्कृत हमारी जो भाषा है वो शुद्ध क्यों मानी जाती थी, क्योंकि संस्कृत में इस बे का प्रयोग बहुत ही कम होता है, ज़्यादातर इसी वे का प्रयोग होता है। क्योंकि अगर हम वास की बात करें तो इसका क्या होता है, निवास स्थान, जो वास का होता है या रहने का स्थान होता है उसका, उसी को बोलते हैं वास ना। अगर हम वास की बात करें तो इसका अगर हम अर्थ की बात करें तो वो कितना होता है, वो क्या होता है, सुगंध। तो केवल और केवल उच्चारण मात्र से इतना अंतर यहाँ पर आ जाता है। तो उच्चारण से ही हमारी जो हिंदी भाषा है, संस्कृत से हिंदी आ गई। और मैं अभी तक यही बोलता हूँ सभी से कि कोशिश किया करो उच्चारण उसका, किसी भी वर्ण का या किसी भी शब्द का एक शुद्ध उच्चारण हो, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका सही उच्चारण कर पाए। अगर हम ही लोग आज उच्चारण में थोड़ी सी गलती करेंगे तो आने वाली पीढ़ी उससे और थोड़ी सी ज़्यादा करेगी। तो इसीलिए क्या है, भाषा में परिवर्तन होता चला आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आ गई किसकी, वे और बे की बात। ठीक है, इसमें बहुत सारे और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे मैं कहूँ वाद, या इसी को हम बोलते हैं बाद। इसका अर्थ क्या होता है, उपरांत। ये केवल केवल उच्चारण करने की बात है। अगर इसकी बात कहूँ तो इसका क्या होता है, मत। भाई वाद विवाद वाला जो ये है तो उसी का तो होता है ना, उसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मत होता है, इसका क्या होता है, उपरांत या पश्चात। तो उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में उच्चारण का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलिएगा। तो ये तो हो गए आपके, वे भी हो गया, रे भी हो गया। देख लेते हैं कुछ और चीजें बची हुई है क्या। एक शब्द देख लीजिएगा यहां पर, इसको जब आप उच्चारण करते हैं तो आप मेरे को बताइएगा कि वो क्या करते हैं, बत्सर्य करते हैं, वर्तस्य करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन इसका मैं आपको बता दूं कि सही उच्चारण इसका क्या होगा। जो ये वाला रे है भाई, ये रे यहां पर तो बोला नहीं जाएगा क्योंकि ये तो खुद ही आधा है। ठीक है, अब ये भी आधा है, यहां पर भी नहीं बोला जाएगा, यानी यहां पर भी ये रे नहीं आएगा, यहां पर भी रे नहीं आएगा। तो वो रे कहां जाकर आएगा, देखिए मैं इसको लिखता हूं, वे
ये हलंत आ गया, इसके साथ में ये वाला व्यंजन आ गया और स्वर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं ये इस वाले रे की। तो ये वाला रे आएगा, क्योंकि ये रे हमारा क्या है, आधा है, तो वो आधा ही आएगा हलंत के साथ में। फिर ते आएगा, ये भी आधा है, बिना स्वर का है। ठीक है, ये भी बिना स्वर का है। और फिर आएगा ये, और ये के साथ क्या है, एक स्वर लगा हुआ है, कौन सा, आ। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण हम करेंगे तो वो बर्तस्य, जो इसका सही उच्चारण होगा वो क्या होगा, यहाँ पर रे आ जाएगा। तो वो कितना, क्या उच्चारण जो उसका सही होगा वो क्या होगा, बर्तस्य, ना कि बतस्य, या जो भी आप करते होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका सही उच्चारण जो होगा वो बर्तस्य होगा। ठीक है, बर्तस्य, यानी बर, ये वाला रे उठकर यहाँ पर आएगा, बर्तस्य। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, वर्ण विच्छेद करना यानी वर्णों को अलग अलग लिखना, ये चीज़ आनी चाहिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये तो आपको आज छोटी से छोटी चीज़ मैंने समझाने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट आता है आपका, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, व का व्यंजन उच्चारण स्थान है। मैंने अभी आपको बताया था व का व्यंजन उच्चारण स्थान है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, दंत्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य या दंतोष्ठ्य। तो मैंने आपको बताया था जो व बोला जाता है वो दंतोष्ठ्य से बोला जाता है, और जो ये वाला व होता है वो ओष्ठ्य से बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, स्वर रहित रे का प्रयोग किस में हुआ है। देखिए ट्रक की बात करें, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पुनर्निर्माण, एक दिया हुआ है यहाँ पर त्राटक, और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है शत्रु में। तो इसमें यह कहा है कि स्वर रहित रे का प्रयोग, स्वर रहित यानी जिस रे में स्वर ना हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा, किस रे में स्वर नहीं होगा भाई, किस रे में स्वर नहीं होगा, जो रे नीचे होते हैं। मैंने आपसे कहा केवल और केवल जो रेफ रूप होता है उसका, उसमें स्वर नहीं होता। जो जितने भी पदेन रूप होते हैं उनमें सभी में स्वर होता है। ठीक है, तो जो रेफ रूप से हमारा तात्पर्य ये है कि जितना जो भी रे ऊपर होगा उसमें स्वर नहीं होगा। तो ऐसा वर्ड यानी ऐसा शब्द इसमें कौन सा है, पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पुनर्निर्माण में जो ऊपर रे है उसमें स्वर प्रयोग नहीं हुआ है, वो आधा रे उसको मानते हैं। ठीक है, यानी वो आधा रा में गिना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। देखिएगा, तो जब मैंने आपको बताया था एक व्यंजन की जब आवृत्ति हो रही है, एक ने फिर ने आया, तो ये आपकी मानते हैं द्वित्व के कैटेगरी में आती है। और द्वित्व जब आ जाता है तो वो किस ध्वनि में आता है, वो युग्मक ध्वनि में आता है। ठीक है, किसमें, युग्मक ध्वनि में। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, संबल में कौन सी ध्वनि है। अब देखिएगा संबल में कौन सी ध्वनि है, जब यहां पर ये वाला जो व्यंजन है मा, ये दोनों व्यंजनों को क्या है, जोड़े हुए हैं, से को भी और मैं को भी। ठीक है, तो जब इस प्रकार का कोई शब्द आता है तो हम उसको कौन सी ध्वनि में रखते हैं, वो जैसे कि ये संबल है वो संपृक्त ध्वनि में आता है, क्योंकि अगर संयुक्त ध्वनि होती तो यहाँ पर आधा जो अक्षर था वो पहले आता। ठीक है, तो ये जो आएगा वो संपृक्त ध्वनि में आएगा। तो बाकी तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके अल्प प्राण महाप्राण वाले, वो आप अच्छे से कर पाते हैं। मैंने तो एक समझाने का प्रयास किया था कि जिससे आप याद अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन आप करेंगे तो मैं उसकी PDF दे दूंगा, लेकिन वैसे भी आपको मुझे पता है कि क्वेश्चन आपने किए हुए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो फिर भी मैं PDF आपको दे दूंगा, इसकी बता दीजिएगा कमेंट करके। लेकिन इस प्रकार से मेरा समझाने का मतलब ये था 3-4 क्वेश्चन कराने का, कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए व्यंजन आपका आज खत्म हो गया, यानी पूरी वर्णमाला आपकी आज खत्म हो जाती है। आगे की जो वीडियो बनेगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।